हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बिहार स्पेशल का लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशिएंट सब हम लोग का कंप्लीट हो गया है पीवाईक्यू। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ बिहार विशेष। तो इसका आज पार्ट 1 है इस सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। इसी को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जो 1994 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, उसी के तहत इसको लिया गया है। इसका कुछ क्षेत्र किसके तहत? तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ये बिल्कुल अगर जो देखा जाए तो ये पश्चिमी चंपारण में है, और पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल का जो सीमा रेखा है वहां पे ये बिल्कुल स्थित है। पश्चिमी चंपारण में अगर जो ऐसे बिहार के नक्शे के अनुसार से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा बिल्कुल उत्तर और पश्चिम कोना, पश्चिम उत्तर पश्चिम कोने में आपको दिखेगा। और वहीं पे वही वाला क्षेत्र को लिया गया है बाघ परियोजना के लिए। अब है उदयपुर वन्य जीव, तो देखिए उदयपुर ये भी है, तो ये भी पश्चिमी चंपारण में, लेकिन ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। भीम बांध, तो भीम बांध भी जो है ये मुंगेर जिला में, ठीक है, ये है मुंगेर जिला में, जहाँ पे कभी कभी कुछ जंगली जानवर वगैरह दिखते हैं और साथ में कहीं कहीं बाघ भी देखा गया है, लेकिन टाइगर रिजर्व के अंतर्गत में इसको नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो देखिए बिहार का राज्य पशु है बैल। ठीक है। पहले था रीछ। पहले क्या था? रीछ। एक भालू की प्रजाति है, लेकिन 2013 में बिहार का राजकीय पशु हो गया बैल। ठीक है। अगर ये जो घोषणा किया गया, गौरैया को राष्ट्रीय राजकीय पक्षी और बैल को राजकीय पशु के रूप में ये किया गया था घोषणा 2013। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? पुनर्स्थापना, तो देखिए इसकी पुनर्स्थापना हुई 2014 में। ठीक है। और इसी समय से इसका पहला सेशन शुरू हो गया पढ़ाई का। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा इतिहास में जाए तो 2006 में ही इसका एक सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है, जो विचार रखे थे इस बारे में एपीजे अब्दुल कलाम रखे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। आगे चल के फिर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल गया इनको फिलीपींस में। उस समय चल रहा था एशिया का शिखर सम्मेलन, दूसरा शिखर सम्मेलन। उस समय भी इस बारे में बात की गई। उसी के बाद भारतीय संसद ने इसको एक अधिनियम बना दिया, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010। तो अब आगे चल के जब इसका सेशन शुरू हो गया 2014 में ही, आगे चल के इसकी बिल्डिंग वगैरह बने, कंस्ट्रक्शन हुए, हर तरह के लैब, बहुत सारी चीजें बनाए गए। तो इसका उद्घाटन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल, तो देखिए कर्मनाशा नदी का अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो ये है कैमूर जिला। उद्गम स्थल कहाँ है? कैमूर जिला में। और कैमूर पहाड़ियों से ये निकल कर आती है। वहीं पे एक जगह है सरोदय, तो वहीं से ये निकल कर आती है और यूपी और बिहार के बीच में सीमा रेखा साझा करते हुए ये बहती है। अगर बात करें तो गंगा में ये कहाँ मिलती है, तो गंगा में मिलती है चौसा के पास। कहाँ? चौसा के पास। चौसा कहाँ है? तो ये है बक्सर जिला में। कहीं कहीं लोग ये पौराणिक कथाओं के अनुसार से मानते हैं कि कर्मनाशा नदी को शापित माना जाता है या श्रापित माना जाता है। बिहार संपूर्ण भारत का पैराइट पैराइट उत्पादित करता है कितना प्रतिशत? तो देखिए बिहार में पूरे भारत का सबसे ज्यादा पैराइट का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा। समझ रहे? 95% केवल बिहार में होता है। तो पैराइट्स को मूर्खों का सोना भी कहा गया है। पैराइट्स को मूर्खों का सोना भी कहा गया है। और इसका जो पैराइट्स का मेन जो बिहार में भंडार है, यह है रोहतास जिला में। कहाँ है? रोहतास जिला में, अजमेर में, अजमेर में। ठीक है। एक्चुअली इसमें होता है FeSO, ठीक है, आयरन सल्फाइड। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो देखिए बिहार के जमुई जिला में सोना पाया जाता है। तो जमुई जिले की अगर बात करें तो एक जगह है, उसको कहा गया है सोनू। ये ब्लॉक है, ये प्रखंड है।
तो सोनों में पाया जाता है। अगर भंडार की मात्रा की बात करें तो लगभग लगभग 37.6 टन शुद्ध स्वर्ण धातु है यहाँ पे। इसके अलावा भी क्या बिहार में अन्य जिलों में क्या सोना पाया जाता है? तो कुछ अंश गया जिला, नालंदा जिला ये सब में भी मिले हैं, लेकिन प्रमुखता से कहाँ है? जमुई जिला में। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो देखिए, बिहार की जो जलवायु है यह है उपोष्ण कटिबंधीय। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय। कोपेन ने एक सिद्धांत दिया था। कोपेन ने दुनिया भर में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए एक सिद्धांत दिया था। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। और इन्होंने तापमान, वर्षा, वहाँ के वनस्पति कैसे हैं, कितने हैं, ये और कोड दिए थे। जैसे ABCDE ऐसे कोड दिए थे, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, इस तरीके से। जैसे उष्णकटिबंधीय के लिए A, शुष्क के लिए B, शीतोष्ण के लिए C, महाद्वीपीय क्षेत्र के लिए D, ध्रुवीय के लिए E। तो इस तरीके से दिए थे। तो बिहार की जो जलवायु है ये कोड में CWA कोड से दिखाया जाता है बिहार की जलवायु को। तो अधिकतर क्षेत्रों में जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता, ये बहुत बार हम लोग क्वेश्चन पर कर चुके हैं। तो ये बिहार के जो प्रमुख नेता थे, किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 में। क्यों किया गया था? तो जमींदारों के खिलाफ जो शोषण और अत्याचार कर रहे थे किसानों के ऊपर, इसके लिए किया गया था। और आगे चल के इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना किया। कब? 1936 में। कहाँ? तो लखनऊ में। और पहले ये इसके पहले अध्यक्ष थे और NG रंगा इसके पहले सचिव थे। अगला प्रश्न, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए, मार्च 1939 मतलब आजादी से पहले। तो ये जो पहले मुख्यमंत्री जो बने थे, ये बने थे श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। उस समय के ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बने। तो इस चुनाव कब हुआ था? तो उन्होंने अगर इससे भी पहले 1937 में प्रांतीय सरकार का नेतृत्व भी संभाल चुके थे। 39 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन अक्टूबर 1939 में इन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि 1939 में हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू, और उस समय भारतीयों को, बिहारियों को बिना कुछ पूछे साधे सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों द्वारा झोंक दिया गया था कि ये हमारे साथ दे रहे हैं। ये पूरे कैबिनेट के साथ 1939 में इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर भी ये दोबारा से मुख्यमंत्री अगर जो बनते हैं, आज़ादी के बाद जो बने, ये आज़ादी के बाद बने तो 1947 से लेकर के ये 1961 मृत्यु तक, अपने मृत्यु तक ये बने रहे। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते हैं। वो बने थे नारायण सिंह। पूरा नाम इनका था दीप नारायण सिंह। तो पहले तो अक्सर पूछे गए हैं, लेकिन अब बीपीएससी का जैसा लेवल है, ऐसे ऐसे चीजें अब पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे संभावनाएं हैं पूछने के कि उनके मृत्यु के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन बने। तो दीप नारायण सिंह बने थे। ये कुछ ही दिनों के लिए रहे थे, ये लगभग 18 दिन के लिए रहे थे। और 18 दिन के बाद मतलब 1 फरवरी 1961 के बाद ये रहे 18 फरवरी 1961 तक। और 18 फरवरी 1961 को पूरे एक संगठन के तहत बनाया गया विनोदानंद झा। विनोदानंद झा बने तीसरे मुख्यमंत्री बिहार के। तो इस बीच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे दीप नारायण सिंह। निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो देखिए, कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे। कौटिल्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से। सबसे पहले थोड़ा सा अगर जानने की कोशिश करें कौटिल्य थे कौन, तो ये एक राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने आचार्य के रूप में भी सेवा दिया है। कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ से और भी चीजें समझने की बात है। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। 4वीं
शताब्दी ईसा पूर्व की, कौटिल्य की बात करें तो। और नालंदा, नालंदा तो कौटिल्य के बहुत बाद की है, क्योंकि नालंदा की स्थापना ही हुई है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा, तो वो की गई है लगभग 5वीं शताब्दी में। तो कौटिल्य का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कौटिल्य का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ से। ठीक है। तो बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? देखिए, पटना हरकारा का जो हुआ था, ये हुआ था 1850 के दशक में। 1850 के दशक में हुआ था। ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था। बिहार बंधु, बिहार बंधु जो हुआ था, ये हुआ था 1872 में। ये एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, अखबार था। अखबार बिहार, इसकी जो स्थापना हुई थी 1856 में। ये एक उर्दू था, और इसको जो प्रयोग जो किया गया था, इसको जो निकाला गया था, ये प्रशासनिक कार्यों के लिए। बिहार हेराल्ड, तो बिहार हेराल्ड 1875 में शुरू किया गया था। ये भी एक अंग्रेजी पत्रिका था। सबसे पहले पटना हरकारा की शुरुआत हुई थी, प्रकाशन हुआ था इन चारों में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह में एक तो गांधी जी प्राइमरी रूप से, तो गांधी जी को एक्टिवली साथ दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद दस्ता, तो आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल के जंगलों में। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, अभी तक हम लोग 39-40 का बिहार वहाँ का सत्याग्रह हम लोग देख रहे थे, विनोबा भावे वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत रूप से जो सत्याग्रही थे, ये थे श्याम नारायण सिंह। श्याम नारायण सिंह यहाँ ऑप्शन में है, ये थे। इसके इससे पहले की अगर जो बात करें, तो उससे पहले सत्याग्रही की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह। दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह, इनके नाम पे अनुग्रह नारायण कॉलेज भी है गया में। उसके बाद बहुत सारे सत्याग्रही और आए, उसी में से एक थे श्याम नारायण सिंह। तो ऑप्शन में यहाँ पे न तो श्री कृष्ण सिंह है और न ही अनुग्रह नारायण सिंह। तो बच गया किसान सभा बिहार। अभी अभी हम लोग एक प्रश्न किए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में शुरुआत किया गया था। तो देखिए, पहला का चौथा, दूसरा का पहला का चौथा, दूसरा का पहला, पहला का चौथा, दूसरा का पहला, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला का चौथा और दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा और चौथा का तीसरा, तो सही आंसर हो जाएगा सी। कोसी मोची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ होगा? देखिए, ये अभी बन रहा है कोसी मोची लिंक, ये बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में। तो सीमांचल क्षेत्रों की अगर जो बात करें, तो पटना सीमांचल में आता नहीं, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, तो ये सभी पूर्ण रूप से सीमांचल क्षेत्र आते ही नहीं। तो सीमांचल क्षेत्र कौन से है? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो इसमें किया क्या जाएगा, क्या हो रहा है इसमें कोसी मोची लिंक में? तो एक्चुअली कोसी नदी का जो ज्यादा पानी, जो अतिरिक्त पानी है, जो बर्बाद होता है, उस अतिरिक्त पानी को महानंदा के बेसिन में डाला जाएगा। महानंदा के बेसिन में एक मेची नदी है, उसके द्वारा उस नदी को में लिंक किया जाएगा, मेची नदी तक पहुंचाया जाएगा कोसी के पानी को। और इसका जो माना गया है कि लगभग लगभग 2029 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य है। 2029 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, यही इसका लक्ष्य है। शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है, और इसमें लगभग लगभग 6100 से 6200 करोड़ रुपए का लागत आएगा, जिसमें कुछ केंद्र सरकार देगी और कुछ राज्य सरकार। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग को गतिविधियों को बल मिल सके? तो ये थी एनी बेसेंट। 1918 में ये बिहार भ्रमण करती है। पर्पस क्या होता है कि होम रूल लीग जो चलाया गया था 1916 में, सबसे पहले शुरू किया गया था तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद ये जो शुरू किया गया था, ये किया गया था अप्रैल में, अप्रैल 1916 में। आगे चल के कुछ ही समय के बाद इसमें एक और ये जुड़ जाती हैं सितंबर 1916 में, एनी बेसेंट।
तो ये क्षेत्रीय था और ये जब शुरू करती है तो ये अखिल भारतीय लेवल पे करती। पर्पस दोनों का एक ही होता है। पर्पस क्या होता है? स्वराज, मतलब स्वशासन। यही मेन पर्पस होता है होम रूल का, और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, भाषाई प्रांत, भाषा के आधार पर राज्य बनाना, ये सब होम रूल लीग का उद्देश्य था। तो इसी के पर्पस से 1918 में एनी बेसेंट बिहार भ्रमण पे आई थी और लोगों को प्रेरित कर रही थी होम रूल आंदोलन के लिए। अगर थोड़ा सा और बात करें कि एनी बेसेंट थी कौन, तो ये एक ब्रिटेन की महिला थी। ये भारत 1893 में ही आई थी। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी रहीं भारत में, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए, और ये भारत को बहुत सपोर्ट करती थी। ठीक है। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके, और कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष थी ये। अगला प्रश्न, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये गोड़ाखरी के एक रघुनाथ जी थे, जो उस क्षेत्र में झंडा फहरा रहे थे। इसके लिए इनको विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत क्षेत्रों में इनको मार दिया जाता है। ये एक उनका साहसी कदम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही ऐसा कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग नए हैं, बताइए क्या कमियां हैं, और जो लोगों को अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, फेवर और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थी पीसीएस।